वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर दोनों सदनों में भारी हंगामे, शोर शराबे और सियासी नूरा कुश्ती के बीच सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट संसद के पटल पर रख दी। यानी सरकार इस पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश के सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता, पक्ष हो या विपक्ष, इस पर अपनी राय दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये जरूरी है तो कोई इसे फर्जी बता रहा है। हम उन नेताओं को सुने उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्या है वक्फ बोर्ड, कितनी संपत्ति है इसके पास और ये कैसे काम करता है और सरकार इसमें क्यों और क्या क्या संशोधन करना चाहती है। वक्फ अरबी भाषा के वक्फा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब दरअसल उन संपत्तियों से है जो इस्लामी कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित है। इस्लाम में ये एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। जैसे ही संबंधित संपत्ति का स्वामित्व बदलता है तो ये माना जाता है कि यह संपत्ति मालिक से अल्लाह को हस्तांतरित हो गई है। इसके साथ ही अब ये अपरिवर्तनीय हो जाता है। 1954 में पहला वक्फ आया और 1995 में संशोधन हुआ। भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 के तहत भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी। अधिग्रहण में असीमित अधिकार दे दिए। इसके बाद 2013 में संशोधन हुआ जो सबसे अहम था। कांग्रेस सरकार ने मार्च 2014 में लोकसभा से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी में 123 प्रमुख संपत्तियों को लेकर वक्फ बोर्ड को उपहार में दे दिया। 2013 में इस अधिनियम में और संशोधन किया गया ताकि वक्फ बोर्डों को किसी की भी संपत्ति छीनने की असीमित अधिकार न हो, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती थी। सीधे शब्दों में कहें तो वक्फ बोर्ड के पास मुस्लिम दान के नाम पर संपत्ति का दावा करने के असीमित अधिकार हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि एक धार्मिक निकाय को असीमित अधिकार दिए गए थे, जिसने वादी को न्यायपालिका से न्याय मांगने से भी रोक दिया। कहा गया यूपीए सरकार में किए गए संशोधनों की वजह से वक्फ बोर्ड हाल के दिनों में भूमाफिया की तरह व्यवहार कर रहा है, जिसमें निजी संपत्ति से लेकर सरकारी भूमि तक और मंदिर की भूमि से लेकर गुरुद्वारों तक की संपत्ति पर कब्जा कर रहा है। मूल रूप से वक्फ बोर्ड के पास पूरे भारत में लगभग 52,000 संपत्तियां थी। 2009 तक 4 एकड़ में फैली 3 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां थी। पिछले 15 साल में ये दुगनी हो गई। वर्तमान में वक्फ बोर्डों के पास करीब 9,40,000 एकड़ में फैली करीब 9,72,321 अचल संपत्तियां हैं। चल संपत्तियां 16,713 हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 2 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। यानी वक्फ बोर्ड सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। आज देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं, जिन्होंने अब तक संपत्तियों और मंदिरों की जमीनों का उल्लंघन किया है। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड ने हाल ही में एक पूरे गांव पर स्वामित्व का दावा किया, जिससे गांव वाले हैरान हैं। गांव में 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी था। यह वाकई हास्यास्पद है कि 1400 साल पुराना धार्मिक बोर्ड 1500 साल पुराने मंदिर पर दावा कर रहा है। हरियाणा के यमुनानगर जिले के जठलाना गांव में वक्फ की ताकत तब देखने को मिली जब गुरुद्वारा वाली जमीन को वक्फ को हस्तांतरित कर दिया। इस जमीन पर किसी मुस्लिम बस्ती या मस्जिद के होने का कोई इतिहास नहीं है। वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के अनुसार सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। वक्फ बोर्ड से जुड़े संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए अगस्त 2024 को जेपीसी का गठन किया गया, जिसमें 31 सदस्यों की टीम बनाई गई। और आज जब जेपीसी ने संसद में अपनी रिपोर्ट सौंपी तो हंगामा जमकर हुआ। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है। वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है। ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं,
क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए और उसके बाद में फिर एक बार, दो बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। दूसरी बात सर, दूसरी बात सर, आप मालूम है जब मेंबर्स एजिटेट क्यों होते हैं, ये सिर्फ उनका घर का सवाल नहीं। मैं अरे तो बहुत कोर्ट को बहुत करते, बैठो को बहुत कोर्ट वाले हैं। देखिए सर मैं ये किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं, वो मेंबर्स जो आके एजिटेट कर रहे हैं तो कई अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इससे देश के लिए भी ठीक है, क्योंकि वी वांटेड ए यूनाइटेड ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ और पीसफुल रहना कंट्री, ये सभी हम चाहते हैं और उसके लिए हम मदद भी कर रहे हैं आपको। लेकिन आप ये संविधान के विरुद्ध अगर ऐसी चीजें करती है तो ऐसा ही गड़बड़ होता है, फिर इसको लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं नड्डा साहब से विनती करता हूं, क्योंकि नड्डा साहब जरा कम से कम पीसफुली सुनते हैं पहले के मेंबर्स लीडर के जब मुकाबले में। मैं एक दूसरे की मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं नॉट अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट। ओके ठीक है, मैं कभी कभी याद दिलाना पड़ता है, जैसा इतिहास का आप जिक्र करते हैं, राम का, विक्रमादित्य का, ये जैसा जिक्र करते हैं वैसा मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि आप प्रेसिडेंट भी हो, आपका इन्फ्लुएंस इसमें जरूरी है। आप इसको विड्रॉ करने के लिए और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए जेपीसी को फिर से आप भेजिए और इसको आप प्लेस करने के लिए सर आप रिफ्यूज कर सकते हैं। कितने गवर्नर बिल्स रिफ्यूज करके वापस भेजे हैं हर स्टेट में सर गवर्नर छोटे छोटे रीजन जो संबंधित नहीं है, तमिलनाडु का गवर्नर भेजता है और कर्नाटक भेजते हैं, हर जगह। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप वो डिसेंट नोट्स को डलवाइए, फिर से उसको रिपोर्ट में डालिए, तब तक ये वापस भेजिए और आप करना चाहिए। मैं आपसे विनती करूँ। मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में, और सर मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के अनुसार सेक्शन 40 में
रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोग की एंट्री नहीं होगी। वक्फ बोर्ड के नए प्रस्तावित बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाले ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी है, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो पर वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और बाकी धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी।